हेलो दोस्तों और हमारे प्यारे साथियों। तो आज हम लोग देखेंगे कि झारखंड में जो 10वां लेवल का जो खोट्टा का सिलेबस जो दिया गया है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, जेएसएससी द्वारा जो 10वीं लेवल का परीक्षाओं के लिए जो खोट्टा सिलेबस दिया गया है, उसमें जो जो बुक पढ़ना है और उस बुक में कौन कौन सा कहानी पढ़ना है, उसमें से आज हम लोग पहला देखेंगे दूडहर जिरहुल फूल के बारे में। तो अभी हम लोग दूडहर जिरहुल फूल जो कक्षा 10 का ही पाठ्य पुस्तक है, उससे रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट बिंदु है, महत्वपूर्ण पॉइंट जो है जिससे क्वेश्चन बनता है। और पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो बुक से कई सारे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस बुक का प्रकाशक कौन है, प्रकाशन वर्ष क्या है, कहाँ से प्रकाशन किया गया, ये सब रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो पहले हम उसी चीज़ को देखेंगे कि बुक से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो हम लोग का बुक है दूडहर जिरहुल फूल, ठीक है ना। फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ पढ़ना भी है। तो पहले हम लोग दूडहर जिरहुल फूल के बारे में देख लेते हैं कि बुक का परिचय क्या क्या है। तो देखिएगा, लिखा हुआ है दूडहर जिरहुल फूल। ये हम लोग को उत्पाद सिपाही हो, झारखंड पुलिस हो, है ना, फील्ड वर्कर हो, मतलब 10वां लेवल का जो भी एग्ज़ाम है उस सब में ये सब चीज़ पढ़ना है। 10वां लेवल का कोई भी एग्ज़ाम में खोट्टा सिलेबस आप अगर रखे हैं, खोट्टा सब्जेक्ट रखे हैं पेपर 2 में, तो ये सब चीज़ आपको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जिस तरह का अभी हम लोग भ्रष्टाचार झारखंड में देखने को मिल रहा है कि जहाँ भी सुनिए सेटिंग से, तो वो सबको इग्नोर कीजिए और पढ़ाई कीजिए। हम लोग इतना पढ़ लेंगे कि सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं रहे, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं दूडहर जिरहुल फूल के बारे में। तो देखिए, पहला लिखा हुआ है दूडहर जिरहुल फूल के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है सो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है दूडहर जिरहुल फूल किताब के संपादक मंडल के प्रधान संपादक कौन है, मतलब इनका संपादन कौन किया है, ठीक है। तो इनका संपादन AK झा जी किए हुए हैं। दूडहर जिरहुल फूल किताब के पहल प्रकाशन भेल था, मतलब पहला प्रकाशन कब हुआ था, तो 2010 में पहला प्रकाशन हुआ था दूडहर जिरहुल फूल का, ठीक है। अगला है कि पहला प्रकाशन जो हुआ था वो किस संस्थान के द्वारा किया गया था। तो देखिएगा कि पहला प्रकाशन जो हुआ था वो खोट्टा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो द्वारा, है ना। पहला प्रकाशन बोकारो द्वारा, क्योंकि आगे जब देखिएगा तो पता चलेगा, बताते हैं आगे, है ना, कि पहला प्रकाशन इसको जो हुआ था खोट्टा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के द्वारा हुआ था। दूडहर जिरहुल फूल कौन विधा के रचना है, मतलब किस तरह का रचना है। तो गद्य भी है इसमें और पद भी है, मतलब कहानी भी है और कविता भी है, ठीक है। अगला लिखा हुआ है दूडहर जिरहुल फूल के भावार्थ है, मतलब इसका जो नाम रखा गया है बुक का, दूडहर जिरहुल फूल, और बुक का नाम भी कैसे भी मतलब देखें, सीरियल में था एक टोकी फूल, एक मौनी फूल, ये सबसे पूछते थे एक मौनी फूल का मतलब क्या है। तो उसी तरह से ये भी पूछ सकता है कि दूडहर जिरहुल फूल का भावार्थ क्या है, मतलब उसका नाम रखा जो गया है उसका मतलब क्या है। तो साहित्य रूपी जिरहुल गाछ, मतलब जिरहुल का एक पेड़ होता है, ठीक है। जिरहुल मान लीजिए ये पेड़ है, जिरहुल का गाछ ये है एगो, और इसमें दो गो डाल निकला हुआ है जिरहुल का, है ना। तो इसको, ये जो पूरा पेड़ है, ये जो आप देखिएगा ये पूरा पेड़ है दूधहर जिरहुल फूल में, है ना। ये पूरा पेड़ को बोला गया है इसमें, ये पूरा पेड़ है और ये इसमें दो गो डाल निकला होता है। ये पूरा पेड़ को इसमें बोला गया है कि ये है साहित्य, खोट्टा साहित्य। और ये जो दो डाल निकला हुआ है, एक है गद्य और एक है पद भाग, ठीक है। इसका मतलब ये है, समझ गए आप अच्छे से कि इसमें दूडहर जिरहुल फूल का मतलब क्या है सो। तो ये है साहित्य रूपी जुरहुल गाछ, जिरहुल का जो पेड़ है वो साहित्य है, खोटा साहित्य, और गद्य पद जो है इसमें दो गो डाल जो निकला हुआ है ना, उसको शाखा जिसको बोलते हैं। फिर अगला लिखा हुआ है दूडहर जिरहुल फूल किताब के दूसरा प्रकाशन कब हुआ था, मतलब पहला प्रकाशन तो यहाँ बता दिया था कि 2010 में हुआ है पहला प्रकाशन, दूसरा प्रकाशन 2015 में, और तीसरा प्रकाशन 2017 में। तो जनरली 2010 याद रखिएगा फर्स्ट प्रकाशन, और लास्ट वाला तीसरा प्रकाशन जो है 2017 में हुआ है। अब है कि दूडहर जिरहुल फूल पुस्तक का भूमिका कौन लिखा है, तो BN होदार सर लिखे हैं, है ना। और फिर है दूडहर जिरहुल फूल का दूसरा और तीसरा जो प्रकाशक है, मतलब जिस संस्था जो है, जैसे पहला बोल दिया था कि बोकारो, खोट्टा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो द्वारा, लेकिन दूसरा और तीसरा जो प्रकाशन हुआ है वो खोट्टा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ के द्वारा हुआ है। और तीसरा कहीं भूमिका लिखे हैं कौन, BN होदार सर जी लिखे हैं, और BN होदार सर रामगढ़ के ही थे रहने वाले। तो प्रकाशन जो हुआ है दूसरा और तीसरा का, वो खोट्टा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ द्वारा हुआ है।
अब देखिए इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दूडहर जिरहुल फूल किताब में कहते गद्य भाग है। गद्य मतलब कहानी के रूप में जो लिखा गया है वो 15 है, ठीक है। और पद भाग मतलब जो कविता के रूप में जो लिखा गया है वो टोटल 26 है, ठीक है। गद्य भाग 15 है और पद भाग 26 है, ठीक है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं किताब से रिलेटेड कि दूडहर जिरहुल फूल किताब के आवर सज्जन के कर ले हैं। तो आवर सज्जन जो किए हैं वो दिनेश दिनमणि जी, सजाने उजाने का काम जो किए दिनेश दिनमणि जी किए हैं। फिर देखिए ये सब जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जितना भी चीज़ लिखा वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, सारा से क्वेश्चन बनता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पलट के देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखिए। और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी सीरीज लाएंगे, जितना भी खोटा 10th लेवल का जो भी एग्जाम हुआ है, जो भी उसमें खोटा पूछा गया है वो सब हम आपको करवाएंगे इसी चैनल पर। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसमें लिखा हुआ है दूडहर जिरहुल फूल किताब के आवर सज्जा कर ले है, तो दिनेश दिनमणि जी। दूडहर जिरहुल फूल किताब के पहल गद खंदा है। तो ये जो पहला जो कहानी के रूप में जो लिखा गया है वो लिखा गया खोट्ठा साहित्यिक धरती, और ये लिखने वाले हैं श्रीनिवास पानूरी जी। अगला है दूडहर जिरहुल फूल किताब के आखिरी गद्य खंड कौन है? विनोद बिहारी महतो का जीवनी जो है वो लिखा गया है ना, श्याम सुंदर महतो जी लिखे हुए। तो सबसे पहला जो कहानी के रूप में लिखा गया खोट्ठा साहित्यिक धरती, और अंतिम जो कहानी के रूप में जो जीवनी लिखा गया है वो विनोद बिहारी महतो के ऊपर लिखा गया है, श्याम सुंदर महतो जी लिखे हैं। तो ये गद्य भाग का था। उसी तरह से पद भाग का देखिए, कविता के रूप में सबसे पहला कविता जो है वो स्वागत है, हाँ। और सबसे लास्ट कविता जो है वो करिया पहाड़ है, ठीक है। सबसे लास्ट कविता करिया पहाड़ है और सबसे पहला कविता स्वागत है। तो इस चीज़ को भी याद रखना है कि गद्य भाग में क्या है पहले और पद भाग में पहले क्या है। तो हम लोग देख लिए थे गद्य भाग में पहले खोट्ठा साहित्यिक धरती है जो लिखने वाले श्रीनिवास पानूरी जी हैं, और अंतिम जो गद्य खंड है वो है विनोद बिहारी महतो, उसके जीवनी है और वो लिखे हैं श्याम सुंदर महतो जी। स्वागत कविता जो है पद भाग में पहला जो कविता है वो है स्वागत, उसको लिखे हैं ए.के. झा जी, और अंतिम जो है करिया पहाड़ वो लिखे हैं रमनिका गुप्ता जी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे भी नीचे लिखा हुआ है कि साहित्यिक धरती जो लिखे हैं वो श्रीनिवास पानूरी जी लिखे हैं। इसी तरह से बाकी आगे भी देखेंगे। तो ये हम लोग बुक के बारे में देखें। अब ये बुक में जो हम लोग को कहानी 3 कहानी पढ़ना है, ठीक है। ये 3 कहानी हम लोग को पढ़ना है इस बुक में। 3 कहानी में कौन कौन सा पढ़ना है तो हम आपको बता देते हैं। 3 कहानी में हम लोग को पढ़ना है, एक भीमा कहानी, मनपूरन गोस्वामी जी का भीमा कहानी, ठीक है। दूसरा पढ़ना है राइस्का कहानी, ये है बंसीलाल बंसी जी का राइस्का कहानी। और तीसरा कहानी हम लोग को पढ़ना है हरियर हरियर गजाधर मातो प्रभाकर का। तो ये 3 कहानी पढ़ना है। और एक नाटक पढ़ना है, एकांकी नाटक, जिसका नाम है फूल, शांति भारद्वाज द्वारा लिखा गया है। और एक पढ़ना है लघु कथा है मुड़ फुचका, उसको भी पढ़ना है, ठीक है। तो पहला कहानी हम लोग देखते हैं आज, भीमा, जो मनपूरन गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है। बहुत शानदार कहानी है, बहुत इमोशनल कहानी है, बहुत ज़बरदस्त कहानी है। पढ़ करके सुन करके मज़ा आएगा और एक बार में याद आ जाएगा, एक बार में याद हो जाएगा आपको। और इसमें जो जो पॉइंट से क्वेश्चन बनता है वो सब हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में अंतिम तक बने रहें, ठीक है। तो भीमा कहानी का जो लेखक है वो है मनपूरन गोस्वामी जी, ठीक है। तो खोट्ठा में बहुत सारे साहित्यकार हैं और उन साहित्यकारों से भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन हमको सारा साहित्यकार के बारे में नहीं जानना है दोस्तों, ये भी बात को ध्यान रखिएगा। सारा साहित्यकार को हमको नहीं जानना है, जानना है जो जो साहित्यकार से रिलेटेड हमको इसमें दिया गया है उसी के बारे में हम लोग को जानना है कि कौन कौन सा साहित्यकार के बारे में हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे। जैसे मनपूरन गोस्वामी जी के बारे में पढ़ना है तो मनपूरन गोस्वामी जी के बारे में जानना भी होगा। बता तो रहे हैं कि खोट्ठा में बहुत सारे साहित्यकार हैं, सबको याद रखना। और सबसे क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको जो सिलेबस में है, ऐसा तो नहीं है आपके को सिलेबस में साहित्यकार के बारे में दिया गया, नहीं। तो जो जो साहित्यकार से रिलेटेड कहानी, नाटक, लघु कथा ये सब जो दिया गया उन साहित्यकारों के बारे में आपको जानना है। क्योंकि भीमा कहानी जो दिया है उनसे पहले मनपूरन गोस्वामी जी के परिचय दिया गया है, तो मनपूरन गोस्वामी जी के बारे में आपको जानना ही होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं मनपूरन गोस्वामी जी के बारे में क्या दिया गया है, ठीक है। तो लिखा गया है कि मनपूरन गोस्वामी के बारे में कि इनका जो जन्म है, मतलब इनका जो पैदाइश हुआ है, जन्म जो हुआ है वो 12 सितंबर 1944 को हुआ है। तो याद ही रखिएगा, याद रखने का तरीका कि देखिए पा जो है वो हम लोग 4 के ऐसा ही लिखते हैं, 4 ऐसे हम लोग जनरली लिखते हैं।
तो 44 याद रखिएगा, क्योंकि सारा का जन्म 1900 में ही हुआ है, किसी किसी का 1800 में हुआ, लेकिन उतना पुराना तो हम लोग को नहीं पढ़ना है ना। तो अभी हम लोग को पढ़ना है मनपूरन गोस्वामी, तो 1900 याद रखेगा। लेकिन ये पूरन में जो पा लिखते हैं हम लोग, वो 44 के जैसा होता है, तो उसको याद रखिएगा कि 1944 में 12 सितंबर 1944 को हुआ है। ठीक है, तो 12 सितंबर याद रखिएगा, 1944 को हुआ है इनका जन्म। जन्म स्थान जो है, जिस जगह पर जन्म हुआ, बोकारो जिला, चंदन क्यारी, पुंडरा गांव। देखिए, पास से हम लोग पूरन भी याद रखिएगा और पास से पुंडरा गांव भी याद रखिएगा। चंदन क्यारी, और जनरली जैसे पहला प्रकाशन इसका बोकारो में हुआ है जिरहुल फूल का, तो बोकारो ही याद रखिएगा इससे। और चंदन क्यारी, पुंडरा गांव, ठीक है ना। पूरन मतलब मन पूरा हो जाता है, मन पूरन है मन पूरा हो जाना। कैसे, पूरन से पुंडरा भी याद रखिएगा, और चंदन का खुशबू से पूरा हो जाता है। तब मन पूरन का जो जन्म हुआ है चंदन क्यारी में हुआ है। पुंडरा गांव मतलब पूरन से पुंडरा याद रखिएगा, है ना। माता का नाम भी हम सब आपको रिलेट करें। जैसे ये है कि बोलिए, सोचिएगा कि सर क्या क्या बता रहे हैं, ये सब चीज़ जो हिट करेगा एग्जाम में आपको, और सही ऑप्शन टिक हो जाएगा कि सर बताए थे, ये सब चीज़ हिट करता है। ये सब चीज़ इसे पढ़ते जाइएगा, तो जरूरी नहीं कि सारा चीज़ आपके दिमाग में, लेकिन कुछ स्पेशल करके उसको पढ़िएगा, कुछ अलग तरीके से सोच के उसको पढ़िएगा, तो वो चीज़ आपको याद रहेगा। ठीक है ना। तो चंदन से मन पूरा हो जाता है ना, चंदन का खुशबू से मन पूरा हो जाता है। तो पूरा से पुंडरा भी याद रखेगा। तो इनका जन्म जो हुआ चंदन क्यारी, बोकारो जिला के पुंडरा गांव में हुआ है। मुक्तेश्वरी, तो आदमी मुक्तेश्वरी देवी इनका माता का नाम है। तो माता का नाम कैसे याद रखिएगा, तो जब आदमी का मन पूरा हो जाता है, जीवन से मन पूरा हो जाता है, तो उसको मुक्ति दिया जाता है। और मुक्ति जब आदमी मर जाता है, तो उनको मुक्ति चंदन का लकड़ी से दिया जाता है, ताकि उनको मुक्ति जल्दी से मिले और स्वर्ग में जगह मिले, है ना। तो मुक्तेश्वरी याद रखिएगा कि चंदन क्यारी, मन पूरा हो जाएगा तो उनको मुक्ति दे दिया जाएगा, तो मुक्तेश्वरी देवी याद रखिएगा। और भूषण चंद्र गोस्वामी, जैसे मनपूरन गोस्वामी है तो भूषण चंद्र गोस्वामी भी याद रखिएगा। ठीक है, शिक्षा याद रखिएगा कि ISC किए हुए थे, मतलब इंटर साइंस से किए हुए थे, और IITI भी किए हुए थे। तो क्वेश्चन ये उत्पाद सिपाही जो 2026 में एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा गया था कि कौन सा साहित्यकार IITI किए हुए हैं, तो मनपूरन गोस्वामी जो है IITI किए हुए हैं। ठीक है ना, हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन लाएंगे, उस टाइम आप देख भी लीजिएगा। अगला है कि इनका पैसा क्या था, मतलब 21 विभाग में काम करते थे। तो बोकारो में जन्म हुआ है, तो बोकारो स्टील प्लांट में ये नौकरी करते थे। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि इनका कौन कौन सा कृति है, मतलब ये क्या क्या चीज़ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, कृति में महुआ खोठा गीत है इनका, हाँ, भगत और भजन है, गीत नाट्य है, खोठा देश भक्ति गीत भी लिखे हैं ये, आपन मंगल भी लिखे हैं, प्रायश्चित भी लिखे हैं, बड़की माय और मारुति सभा, खोठा नाटक है, काहे छोड़ल गाँव, ये इनका कहानी गोच है, मतलब कहानी का बुक है काहे छोड़ल गाँव, है ना। और भीमा कहानी यही बुक से लिया गया है। जैसे ये बुक जो है, दो डहर जिरहुल फूल, बहुत सारे कविता कहानियों का एक संग्रह किया गया है ना। और उसको 10th कक्षा में क्लास के में बुक बनाया गया है। तो ऐसा नहीं कि बुक अलग से लिखा गया, अलग अलग बुकों का से कहानी, है ना, कविता लघु कथा नाटक को ले लेकर के इस बुक को तैयार किया गया है। ठीक है ना। तो काहे छोड़ गांव इनका एक बुक था मनपूरन गोस्वामी का, और उसी बुक का एक कहानी है भीमा, उसी को इसमें लिया गया है। और ये बहुत जरूरी है याद रखना। ठीक है, कि संपादक किस पत्रिका के संपादक किए थे, तो रुद्राक्ष ज्योति पत्रिका, हिंदी पत्रिका, इसका ये संपादक किए थे। क्वेश्चन पूछेगा रुद्राक्ष ज्योति के संपादक कौन है, तो मनपूरन गोस्वामी है। ठीक है ना। अगला देखिएगा कि खोठा साहित्यिक संस्कृति क्षेत्र में मनपूरन गोस्वामी के नाम एगो हरफन मौला रचनाकार, मतलब मतवाला, है ना, रूपे लियल जाए। एक संगे नाटक गीत कविता कहानी, है, गवैया और अभिनेता थे। मतलब एक समय में ये गीत कहानी नाटक ये सब लिखते थे और गाते भी थे। ठीक है, तो ये मनपूरन गोस्वामी जी के बारे में है। तो इनके बारे में बहुत सारे यहाँ चीज़ दिया हुआ है, लेकिन उतना भी हम लोग को नहीं जानना है। हम लोग को जानना है कि एक तो देख लिए कि ये लिखते भी थे और गाते भी थे। अगला है देखिए कि इसमें मेन मेन पॉइंट जो वो बताएंगे, गोस्वामी जी के शिक्षा बांग्ला माध्यम में भेल था, मतलब इनका जो शिक्षा था वो बांग्ला
माध्यम से हुआ था। तो देखिएगा बोकारो जो है बंगाल बॉर्डर सटा हुआ है, तो इनका शिक्षा बंगला माध्यम से हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि किस माध्यम से हुआ था, तो बंगला माध्यम से हुआ था इनका जो शिक्षा हुआ था। अगला इनका जो एक पॉइंट याद रखिएगा कि लुआठी, बहुत बार ये चीज़ पूछा है कि लुआठी पत्रिका के जो संपादक है गिरधारी गोस्वामी आकाश खुटी जी, ये लुआठी पत्रिका के संपादक, इनसे उनका मुलाकात हुआ और खोटा लिखने में ये शुरुआत किए थे। इनके मिलने के बाद, ये भी याद रखिएगा कि किससे मिलने के बाद ये खोटा लिखने में शुरुआत हुआ था। तो मनपूरन गोस्वामी के साथ मिले और उसके बाद इनको खोटा लिखने में रुचि हुआ और ये खोटा साहित्य को लिखने लगे। ठीक है ना। अगला मेन पॉइंट हम इनका पूरा नहीं बताएंगे, मेन पॉइंट बताएंगे। देखिए अगला है कि 2004 में ये नौकरी से रिटायर हुए थे। ठीक है, जो बोकारो स्टील प्लांट में जो काम करते थे 2004 में रिटायर कर गए और उसके बाद ये सामाजिक साहित्य गतिविधियों में लग गए। हिया देल कहानी भीमा, खोटा कहानी गोच काहे छोड़ल गांव से लिया गया, जो एक किताब है काहे छोड़ल गांव, उन्हीं से एक कहानी भीमा को लिया गया है। ठीक है, तो ये था मनपूरन गोस्वामी जी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं भीमा कहानी के बारे में कि क्या है भीमा कहानी में। बहुत शानदार कहानी है दोस्तों और बहुत अच्छा कहानी है। यहाँ लिखा हुआ है भीमा कहानी में, देखिएगा तो लिखा हुआ अगहन का महीना है। ऐसे भी खेती बाड़ी जब होता है तो अगहन का महीना में ही धान होना शुरू हो जाता है। तो अगहन का महीना है लेकिन पूरा धान हुआ नहीं है ना। तो अगहन का महीना है, ये भी याद रखिएगा कि कौन सा महीना का बात किया जा रहा है, तो अगहन महीना का बात किया जा रहा था। तो क्वेश्चन पूछता है कि भीमा कहानी में किस महीना का जिक्र किया गया है, तो अगहन महीना का जिक्र किया गया है। तो जो जो पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा हम वो सब आपको बताएंगे। आपको ना ही कोई गाइड का ज़रूरत है ना ही कुछ का ज़रूरत है। आजकल जितना भी गाइड मार्केट में देखे हैं दोस्तों, जितना भी, हम आज से नहीं बहुत पहले से सीजीएल के समय से सारा बुक पढ़े हैं, सारा गाइड पढ़े, इतना गलत, और उसके वजह से एक दो क्वेश्चन मेरा एग्जाम में गलत हुए। तो कोई गाइड नहीं, जो टेक्स्ट बुक है, जो मेन बुक है उसको पढ़िए, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन आएगा और जब गलत आंसर किया आएगा तो आपको जो दावा करना है वो इसी बुक से करना है। तो आप मेन बुक को पढ़िए। तो शुरू करते हैं बिना कोई समय बर्बाद किए हुए भीमा कहानी के बारे में। भीमा कहानी में अगहन महीना का जिक्र किया गया है। लिखा हुआ अगहन महीना खेते धान पूरा पकल ना है, मतलब खेत में पूरा धान पका हुआ अभी नहीं है। बेचारा छुटुआ, देखिए इसमें जो एक किरदार है वो छोटुआ है। बेचारा छोटुआ अध पकल धान काट के धाने के बोझा मुड़े लेके हसुआ टा डांडाई खोस के आवा है कि धान अभी पूरा पका नहीं है, लेकिन जो छोटुआ किसान है, गांव का जो किसान है, गरीब किसान, वो अध पका हुआ धान को काट करके और जो बोझा है उसको माथा पर ले करके हसुआ डांड में खोस, क्वेश्चन ये भी पूछेगा हसुआ कहाँ खोसा था, माथा में, बोझा में, डांड में, कहाँ खोसा था, है ना, गमछा में है, तो डांड में खोसा हुआ था। गाँव के मुंडाई पांडे बाबा के द्वारे, है ना, गाँव के जो मेन व्यक्ति था मुंडाई पांडे बाबा के द्वारे भीड़ देख करके ठहर गया, मतलब रुक गया कि गाँव के जो मुंडाई पांडे बाबा है, मेन व्यक्ति जो है ना, ये पूजा पाष्टा करने वाला, उसके देखा कि उसके घर के सामने क्या है कि भीड़ लगा हुआ है, तो वो वहाँ पे थोड़ा देर के लिए रुक गया। ठीक है ना, वहाँ थोड़ा देर के लिए वो क्या हो गया, रुक गया पांडे बाबा घर के सामने। तो पांडे बाबा के घर के सामने वो भीड़ देख करके रुक गया। भीड़ एक जने के पूछल तो मालूम भेल कि पांडे के बेटी जकर बियाह ई बछर भेल हले, कि पांडे बाबा जिसके घर के सामने भीड़ लगा था, उनके बेटी को जो इस साल बियाह हुआ था, शादी हुआ था, उसका जो पति है, मतलब पांडे बाबा का जो दामाद है, उसको आतंकवादी मार देल है। छुटुआ मुंह से झट से बहरा। तो जब एक व्यक्ति से पूछा कि यहाँ भीड़ क्यों लगा हुआ है, तो बताया कि पांडे बाबा की जो बेटी इस बच्चा जो ब्याह हुआ था वो विधवा हो गई है, उसके दामाद को आतंकवादी मार दिए हैं। छोटुआ मुंह से झट से बहरा। काहे काहे मार दिया है आतंकवादी लोग, ये नहीं पूछा, सिर्फ पूछा काहे, है ना। तो पांडे बाबा की बेटी दामाद जन्म पत्रिका की जो शादी होता है, तो देखिएगा कि लड़का लड़की का जन्म पत्रिका देखा जाता है, तो वही लिखा हुआ है कि पांडे बाबा की बेटी दामादे जन्म पत्रिका गाना पढ़ा बेशतरी नाय करल हलथिन कि पांडे बाबा जो है अपन बेटी का दामाद का जो पत्रिका है अच्छा से पढ़े नहीं थे क्या। इतना कह के वो वहाँ से घसक गया, इतना बोला और वहाँ से वो चल गया। ठीक है,
आगे लिखा हुआ है तनी देर बाद हमीन काका भतीजा। देखिए इसमें लेखक के बारे में बोला गया है, काका भतीजा। लेखक है काका और उसके साथ है उसका भतीजा। ठीक है, तो काका भतीजा पलटू की दुकान, देखिए ये भी याद रखिए किसका दुकान पर गया था, तो पलटू के दुकान पर चाय पीने के लिए गया था। चाय पिए गेलियो तो भतीजा कहा, तो पलटू के दुकान पर चाय पीने के लिए दोनों लेखक और उसका भतीजा साथ में गए। तो भतीजा बोला कि काका आज छोटुआ के व्यवहार हमर बेस नहीं लगल, कि छोटुआ का जो व्यवहार था आज वो हमको ठीक नहीं लगा, क्योंकि पांडे बाबा का बेटी विधवा हो गई और वो इस तरह का बात बोल करके चला गया। विपत्ति घड़ी उ रकम ककरो ना कहे के चाहिए, कि मुसीबत के समय इस तरह का बात नहीं बोलना चाहिए। ये बोल रहे हैं कौन? ये बोल रहे हैं काका को भतीजा, मतलब लेखक को उसका भतीजा बोल रहा है कि इस तरह का बात नहीं बोलना चाहिए मुसीबत के समय। वह ठीन निरुदा चाय पिए हल सुइन के तपाक से कहा। वही जगह पे, कहाँ पे? जहाँ पे वो लोग पलटू के दुकान पर चाय पीने के लिए आए थे। तो याद रखिएगा चाय पीने के लिए आए थे पलटू के दुकान पर, ये भी याद रखना है कि पलटू की दुकान पकौड़ी खाने नहीं, चाय पीने के लिए आए थे। चाय पीते पीते गप कर रहे हैं, तो भतीजा जो है लेखक से काका से अपने काका से बोल रहा है कि छोटुआ का जो व्यवहार है आज ठीक नहीं लगा। तो वहीं पे को निरुदा भी चाय पी रहा था और सुनकर तुरंत कह रहा कि भीतरे के मायर सहजुआ जान रे नूनू, कि अंदर का बात पहले जानो, है ना। ये कौन बोल रहा है? कि निरुदा बोल रहा है कि अंदर का बात पहले देख, भीतरे के मायर सहजुआ जान रे कि भीतर का जो बात है, अंदर का जो बात है उसको पहले जानो। तो की जानबे सबूर करबे तो एगो कहानी सुनाए तो बुझे पार। अगर तुम रुकते हो, अगर कहानी सुनना चाहते हो तो सुनो, उसके बाद तुमको समझ में आएगा। चाय पियल बाद निरुदा सुनवे लगल। चाय पीने के बाद निरुदा उन लोगों को कहानी बताने लगे कि क्या मेन कारण है कि इस तरह का छोटू दा जो है इस तरह का क्यों बात बोले हैं छोटुआ। चाय पियल बाद निरुदास सुनने लगल। गांव एक नाम था कनकट्टा, ये भी याद रखिए गांव का नाम क्या था? कनकट्टा है गांव का नाम। ठीक है, कि गांव का नाम था कनकट्टा। वो गांव में एगो नौवा हल है। तो देखिए छोटू, ये आगे जब पढ़िएगा तो ये जो कहानी सुनाया जा रहा है वो छोटू का ही कहानी सुनाया जा रहा है, छोटुआ का ही कहानी सुनाया जा रहा है। और छोटुआ का जाति अगर पूछेगा तो नौवा बताइएगा, और गाँव पूछेगा तो कनकट्टा गाँव। ये सब चीज़ आपको याद रखना है कि गांव का नाम क्या था? कनकट्टा। उनका जाति क्या था? तो नौवा था, जात के वो नौवा थे। तो गांव के नाम था कनकट्टा और गांव एगो नौवा हल है। नौवा बहू, बहू मतलब होता है पत्नी। पढ़ल लिखल हली, तो पूछेगा क्या नटुआ मतलब छोटू दा के पत्नी पढ़ी लिखी थी? तो हाँ पढ़ी लिखी थी, है ना। और उसका गांव का नाम कनकट्टा था और जात का वो नौवा था। ये सब चीज़ याद रखिएगा। अपना गिदर मतलब अपना बच्चा भीमा, उसका देखिए बच्चा का नाम है भीमा। तो भीमा के पढ़वे खातिर जनी मरद खूब मेहनत कर रहा है अपना बेटा को पढ़ाने के लिए, भीमा को पढ़ाने के लिए, है ना। छोटुआ और उसकी बहू मतलब पत्नी बहुत मेहनत कर रही थी पढ़ाने लिखाने के लिए। भीमा मैट्रिक परीक्षा पास करल एक नंबर, एक नंबर मतलब फर्स्ट डिवीजन से। विभागे प्रदेशक टॉप मतलब उस प्रदेश का मतलब उस गांव का, उस इलाका का वो टॉपर था। गांव में आरो जते छुआ गुला पास करल हल्ला सभी मिठाई बांटे लगल और कौन कॉलेज में पढ़ाई करत ओकर चर्चा करे लगल। देखिए कि और भी लड़का लोग पास किया तो उन लोग क्या किया, मिठाई बांट रहा है, और आगे कौन कॉलेज में पढ़ाई करेगा उसका भी चर्चा कर रहे हैं। और ये वाला लाइन दोबारा हो गया तो इसको काट दीजिए, बुक में ही दोबारा हो गया। तो गांव का और भी लड़का लोग पास किया, मिठाई बांटा, और आगे उन लोग किस कॉलेज में पढ़ाई करेगा उसका चर्चा करने लगा। भीमा बेसी नंबरे पास करखू कॉलेज नए पढ़े पारत से खातिर मान गुमान बैठल है। ठीक है, तो भीमा जो है कि फर्स्ट डिवीजन से ही पास किया, अच्छा नंबर से ही पास किया, ज़्यादा नंबर भी लाया, और वो आगे कॉलेज में नहीं पढ़ सकता है, इसीलिए वो मन गुमान करके मतलब निराश होकर के बैठा हुआ है और सोच रहा है। उसी समय एक व्यक्ति वहां से जाते हैं, की रे भीमा, और कहते हैं कि रे भीमा तू पास कर ली कि ना, कि भीमा तुम मैट्रिक परीक्षा दिए थे, पास किए कि नहीं। और वो कौन बोल रहे हैं? राय बाबू।
तो देखिए किरदार इसमें याद रखिएगा, एक है छोटुआ, ठीक है, दूसरा हम लोग बोले निरुदा, है ना, एक जिनका ये निरुदा जो कहानी सुना रहे हैं, फिर पकौड़ी खाने के लिए जिसके दुकान पे गए थे उनका भी, फिर छोटुआ के बहू और भीमा, ये कैरेक्टर, ये सब याद रखिए, कैरेक्टर याद रखिएगा, कहानी आपके दिमाग में रहेगा, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। तो राय बाबू हुक्का टानी टानी जा हल और भीमा के मन मारू बैसल देख पूछल, तखन उ तनी खुशी सुरे कहल। भीमा सोच रहा था कि हम अच्छा नंबर से पास किए हैं, लेकिन हम आगे पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि घर का स्थिति ठीक नहीं है, और वो निराश होकर के बैठा हुआ था। तभी वहां से हुक्का टांगते हुए राय बाबू जा रहे थे, और राय बाबू देखे उसको कि निराश बैठा हो, तो पूछे कि तुम भी इस बार मैट्रिक दिए थे तो पास हुए कि नहीं। तो वो खुशी मन से भीमा बोला, हाँ काका, फर्स्ट डिवीजन में हम ही एक जन पास करल हो गाँव में, कि इस गाँव में हम ही एक है जो फर्स्ट डिवीजन से पास किए, बाकी सब सेकेंड डिवीजन थर्ड डिवीजन होगा, लेकिन इसमें चर्चा उसका नहीं किया, लेकिन भीमा ही एक है जो फर्स्ट डिवीजन से पास किया। हाँ रे बेटा, फर्स्ट डिवीजन चाहे कोई डिवीजन से पास करो, कि तुम कोई भी डिवीजन से पास करो, तोरा तो हजामते बनाए खो, तो मतलब तुम कोई भी डिवीजन से पास करो लेकिन तुमको तो हजामत ही बनाना होगा, कोनो साहेब नायब बन जीबे, कि कोई तुम साहब ऑफिसर नहीं बन पाओगे, काहे कि मुंह बिचकाए चल गए। ये बात बोल करके और मुंह बिचका के चला गया। घर जाए भीमा अपन माए के सुनावल और कहल, ये बात को भीमा घर जाके अपनी माँ को बताया और सुनाया। माए हमें मामू ठीन खबर दे जाए, कि माँ मामू के पास खबर दे दो, हम मामू के पास चले जाएंगे। ठीक है, खाए के चल जी हो, कि ठीक है खा लो उसके बाद चल जाना। राय बाबू की नीयत से भीमा बड़ी दुखी भले, लेकिन राय बाबू का जो चाल था, है ना, जिस तरह का वो बात बोले कि तुम पढ़ लिख के क्या करोगे, तुमको तो हजामत ही बनाना, हजामत मतलब बाल काटना है, इससे वो बहुत दुखी हुआ था। तो ठीक है, खा के चल जाना। राय बाबू की नियत भीमा बड़ी दुखी भेल है, और लोके सुने हते, और लोग को भी बात सुनना होगा, कि अभी तो राय बाबू ही बोले, गांव में ऐसा कई लोग हैं जिनका बात हमको और आगे सुनना पड़ेगा, और कोई कोई लोग सुने खता भेल की मारे से खातिर मामू घरे के निंसाए गाँवे के बाहर चल जाए, कि अभी तो राय बाबू ही बोले, गांव में कई सारे ऐसे लोग हैं जो भी बोल सकते हैं, और बोलने के साथ वो मार भी सकते हैं हम लोग को, क्योंकि हम जात के क्या है, नौआ है, छोटा जात के हैं, तो हमको बोलेगा भी मारेगा भी। इससे अच्छा है, देखिए निंसाए मतलब होता है बहाना से, कि मामू घर के बहाना से गाँव के बाहर चल जाएंगे, कि मामू घर के बहाना से हम गाँव से बाहर भी चले जाएंगे। भीमक मामू कोयला खदाने काम करे, भीमक मामा जो है बोकारो में ही कोई गांव होगा, वहाँ पे कोयला खदान में काम करते। और एतवार के साहेब सुबह के, है ना, एतवार को साहेब सुबह के चुल दाढ़ी हजामत करे हल, कि एतवार को वो दाढ़ी बाल भी काटते थे साहेब लोग को। भागना कॉलेज नाम ना पढ़ते जाए न आन ठीन गेला, कि सुना जब कि भगना कॉलेज में ना ही पढ़ पाएगा, तो और लोगों के पास गया। साहेब न्योहर विनती कर, साहब के पास जाकर के रिक्वेस्ट किया। न्योहर विनती मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। विनती कर भीमा के कामों धरा दिला। वहाँ पे जब मामू के यहाँ गया, उसके मामा जो है साहब लोग से विनती करके, कई लोगों के पास गया, साहब लोगों से विनती करके भीमा को काम में लगा दिया। भीमा नौकरी करे लगल। पैत महीना बापे के नाम पैसा पढ़वे लगल, है ना, बापे के नाम पैसा पेठवे लगल, मतलब बचाने लगा, भेजाने लगा। एक छत घर बनाया, नौकरी किया तो घर भी बनाया। सूखे रहे लगल मेहनतू को गाँवे के 2-4 गो ऐसन बदमाश जो दूसरे के बेस नाए देखे पारत। तो देखिए भीमा नौकरी करने लगा, घर भी पैसा भेजने लगा, छत घर ही बनाया, और खुशी से रहने लगा। लेकिन ये सब चीज़ गांव के जो परसिनाहा लोग हैं, मतलब जलने वाला जो लोग है, बदमाश लोग जो है, वो सबको ये चीज़ देखा नहीं गया। देखिए तो ऐसा बदमाश जो दूसरे के बेस नाए देखे पा रहा, तो उस सभे नजरे लगे लगल, न नजरे गड़े लगल, अशांति करे लगल, मतलब उसको परेशानी करने लगा। कधियो गोरू छागर हुरसा, तो कधियो छुआछूत निक्सा मतलब बहाना, बांध का घाटे पानी भरे को हुरसा, मतलब खुशामत करने लगा, मतलब इस तरह का परेशानी उसके साथ करने लगा। कभी छुआछूत के बहाना से, कभी गरू छागर के बहाना से, है ना, उसके साथ परेशानी करने लगा, बहाना ढूंढ ढूंढ के। भीमा और भीमा की माए सब बातें ध्यान नहीं दिया, मतलब ये सब जो कर रहा था इग्नोर करने लगा भीमा और उसकी माँ। उखिन जान हला जे
करिया कौआ कखनो उजर हंस ना होए पारे। उन लोग जान गया था कि इन लोग काला कौआ है, मतलब बदमाश लोग है, कहीं भी सही नहीं हो सकता है ना। इन लोग रंग अपना रंग में आ ही जाएगा, है ना। काला कौआ, यही यहाँ पे मुहावरा दिया गया है कि काला कौआ कभी भी उजर हंस मतलब सफेद हंस नहीं हो सकता, अच्छा नहीं बन सकता है बदमाश लोग। भीमा, यहाँ देखिए भीमा हिसाब से नौकरी पैसा खर्च करे हल, 2 पैसा बचवे के चेष्टा करे हल। मतलब हिसाब से इन्हें फिजूल खर्चा करता था, हिसाब से खर्चा करता था और 2 पैसा बचाता भी था। माए बापे की सेवा और छोट भाई के पढ़वे खोज हल। तो ये भी याद रखिएगा कि भीमा के कै गो परिवार है। तो भीमा है, भीमा के बाप है, भीमा के माए है, भीमा का छोट भाई भी है, 4 जन है। पूछेगा भीमा का छोट भाई था कि नहीं, कि छोट भाई था, छोट बहन था, तो छोट भाई है। पढ़वे खोजे हल, मेंतुक जे गाँवे के जायत भेदी दानव बैस बैठ जा है, हुआ बेस मानुष्य के चैन कहाँ। ये अपना काम करने लगा, पैसा बचाने लगा, माँ बाप की सेवा करने लगा, छोटा भाई को पढ़ाने भी लगा। मेंतुक जिस गांव में जायत भेद दानव, जायत भेद के रूप में दानव वहाँ पे बैठ जाता है, वहाँ के मानुष को सुख चैन नहीं है ना। यहाँ पे देखिए वहाँ मानुष के चैन कहाँ। गाँव एक धनी मानी दबंग भ्रष्टाचारी बाबा और गुमन मुहा मानुष, सभी लागल फुसुर फुसुर करे और कुटचाल चले ले, कुटचाल खेले करे लगल। हुरसा खोजे लगल खुन्नस भ्रष्टाय टेक जुगत, कि वहाँ का जो गांव का जो बदमाश लोग था, जैसे भ्रष्टाचारी बाबा लिखा है ना। भ्रष्टाचारी बाबा जो है, दबंग लोग है, भ्रष्टाचारी बाबा है, गुमन मुहा मतलब बदमाश लोग है ना। सभी लगल फुसुर फुसुर कर मतलब एक दूसरे का कान भरने लगा, और कूट चाल चलने लगा मतलब गलत चाल चलने लगा। करे लगल हुरुस खोजे लगल खुन्नस, है मतलब लड़ाई करने का खुन्नस, हुरुस बहाना ढूंढने लगा, और भ्रष्टाचार के जुगत मतलब उसको नीचा करने का अवसर ढूंढने लगा। भ्रष्टाचारी बाबा, देखिए भ्रष्टाचारी बाबा गांव का जो बाबा है उसको बोला जा रहा है भ्रष्टाचारी बाबा, है ना। मकड़ा का जाल बहुते मजबूत और पसरल है, मतलब भ्रष्टाचारी बाबा जो है ना, उसका जो जाल है, मकड़ा का जाल, जो अपने जाल बिछा कर रखा फंसाने के लिए, गांव के गरीब लोगों को फंसा करके, है ना, परेशान करने का जो जाल है उसका, वो बहुत मजबूत है और बहुत बड़ा फैला हुआ है। मकड़ा का जाल माने नेटवर्क, देखो मतलब मकड़ा का जाल जो उसका नेटवर्क फैला हुआ है बाबा का। इनखर मकड़ा का जाल एजेंट लगे ओझा सोखा और भगत। तो ये पूछेगा कि बाबा जो है भ्रष्टाचारी बाबा का एजेंट कौन है, तो ओझा है, सोखा है और भगत है। ई गाँव के डॉक्टर से ओझा का मान बेसी और सबसे बेसी ऊपर मान भेल मंदिरे के मानता। कि देखिए बोला जा रहा है कि ओझा जो है गांव का, ओझा जो है गांव का जो ओझा है उसका मान जो है, उसका मान डॉक्टर से भी बेसी होता है, और उससे भी ज़्यादा होता है मंदिरे का मानता। कि मंदिर में जो भी मानता मानिएगा, डॉक्टर से भी आगे कोई बीमार पड़ गया तो डॉक्टर से भी ज़्यादा मानता है कि मंदिर चल जाइए, ओझा गुनी के पास चल जाइए। ये गाँव का नियम है वहाँ का। ककरो आसुक बेसुक मतलब किसी का अगर परेशानी होता है, आसुक बेसुक हो जाता है, किसी को अगर परेशानी होता है, दुख परेशानी, आसुक बेसुक मतलब दुख परेशानी, भेल सब पहले ओझा के डाकल जाए, मतलब सबसे पहले ओझा को ही बुलाया जाता है, फिर उसको झाड़ फूक किया जाता है, करवल जा है। ओझा ठीन बीमारी जे कार मतलब जो जो ओझा के पास है बोलने का, उस सब भेल जैसे नज़र लग गया है, करिया काला साया है, डायन बिसाही, भूत प्रेत, ब्रह्मदत्त, है ना, कुदार भूत, चोर भूत, जैन तैन, ये सब ओझा गुनी के पास ये सब प्रॉब्लम है। अगर कुछ हुआ तो बोल देगा कभी कि भूत पकड़ लिया है, कोई बोल देगा डाकिन पकड़ लिया है, कोई बोल देगा कुदारी भूत पकड़ लिया है, चोर भूत पकड़ लिया, ये सब ओझा गुनी यही सब बात बोलता है, बोल रहा है कि ओझा गुनी के पास जो भी होता है वो सब यही सब चीज़ें कि यही सब बहाना बोले। ओझा झाड़ फूक करे के बेस ना भेल, अगर ओझा झाड़ फूक किया बेस नहीं हुआ तो उसको फिर रेफर किया जाता है शोक के पास। शोक यहाँ बताया था कि शोक होता है, भगत होता है और ओझा होता है। पहले ओझा फिर शोक फिर भगत, है ना। पहले नीचे है ओझा, उसके ऊपर है सोखा, उसके ऊपर है भगत, और उसके ऊपर होता है बाबा, मंदिर का जो बाबा है। तो शोक ठीन, शोक माने इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर मतलब छानबीन करने वाला, कि बीमारी ठीक क्यों नहीं हुआ उसका छानबीन करेगा। शोक खड़ी देख के चार पढ़ के मतलब खड़ी देख के, है ना, उसका जो
खड़ी है, पतरा वगैरह देख करके फिर चावल पढ़ता है ना, चावल पढ़ता है, फिर नोक देख के, पढ़ के, सिंदूर झाड़ के, सरसा पढ़ के, मतलब सरसों सरसों पढ़ के कही देवथुन जे बीमारी लगे, कि ये सब देखता है, कि उसका पतरा देखता है, चावल पढ़ता है नोह देखता है, फिर सिंदूर झाड़ता है, सिंदूर पढ़ता है, सरसों पढ़ के देता है, मतलब ओझा गुनी जो भी कर सकता है। गांव के ओझा लोग देखिएगा यही सरसों पढ़ के देगा, चावल पढ़ के देगा, कि सब सरसों जाके बून देना, फेंक देना, चावल पढ़ के देगा, है ना, झाड़ के सिंदूर देगा फूक फाक के, तो ये सब चीज़ करके दिया। और फिर बीमारी का बारे में देथुन जे की बीमारी लगे, कि कौन सा बीमारी है वो बता देगा। अगर फिर वहाँ पे भी ठीक नहीं हुआ तो फिर रेफर होवे तो भगत थीन। अगर देखिए यहाँ बताए थे कि पहले है ओझा, फिर सोखा, फिर भगत। पहले ओझा के पास ठीक नहीं हुआ, फिर सोखा पास गया, फिर भगत पास गया। अब वहाँ से रेफर होता है भगत थीन, है ना, भगत के पास। भगत माने जिनखर गते देवी माय, कि जिनके पास कौन होता है, देवी माय, भक्ति माय, बजरंग बली, काली माय, जेन तेन चटिया भोरो है। मतलब देखिएगा भगत लोग, भक्तिन लोग भरता भी है, तो जो जो भगवान को लोग भरता है, मानता है, उसी को भगत बोलते हैं। भगत जेठा खाथिन सै बीमारी, भगवे खातिर भ्रष्टाचारी बाबा ठिन मानत करे हो तो, और जेठा चढ़वे कहता सेठा चढ़ावे पड़ता। कि भगत जो जो तुमको बीमारी के लिए जो जो चीज मांगने बोलेगा, मंदिर जाके वो मांगना होगा, और वो सब चीज आपको चढ़ाना होगा, है ना, वो सब चीज आपको चढ़ाना होगा। एते करे बाधु जोदी रोगी टा मार जाए तो एखनी के दोष न है। अगर इतना करने के बाद अगर कोई चढ़ावा मन्नत मांगने बोला, कुछ चढ़ावा करने, जैसे बोल दिया खस्सी चढ़ाना होगा, चढ़ा दिए, फिर भी ठीक नहीं हुआ, रोगी मर गया, तो भी इनका दोष नहीं है, दोष भाग्य के। तो दोष किसका, भाग्य का है। भाग्य जेटा लिखल है कोई मिटावे नहीं पा रहा। अगर मर गया तो भी इन लोग का दोष नहीं है, बोलता कि जो भाग्य में लिखा था वो हो गया, है ना, इनका दोष नहीं है। जेठा है किसका, भाग्य का, जो लिखल है वो तो होबे करेगा। अगला है कि एक बेर मगना, देखिए अगला एक कैरेक्टर आ गया है मगना, ठीक है, कि एक बेर मगना के बारी, मगना के बारी में, है ना, तो मगना के बारी में भीमा घर एक छगरी ढूक गए। कि अब देखिए कैरेक्टर कौन कौन सा था, तो एक है छोटुआ, दूसरा है नीरुदा, है ना, नीरुदा के जिसके दुकान पर चाय पीने के गए थे, तीसरा है, पहले बताए छोटुआ है, ठीक है, फिर छोटुआ के बाद है पलटू जिसके दुकान पर चाय पीने के लिए गए थे, फिर नीरुदा है जो गांव में कहानी सुना रहे हैं, फिर है राय बाबू जो पूछ रहे थे हम लोग उसको, भीमा को, है, तो ये याद रखिएगा। अबर एक आ गया है मगन, और उसी का नाम है मगना, ठीक है, मगना नाम है, मगना को बोलते हैं साथ में। तो मगना बारी में भीमा घर एक छगरी घुस गया है, खातिर मगना के बहू, मगना के पत्नी और भीमा के माए 2 दिन के मतलब लड़ाई हो गया। मगना के पत्नी में, भीमा के माँ में लड़ाई हो गया। 2 दिन बाद मगना का बेटा मूड दुखा, मतलब माथा दर्द करने लगा, और जार भे गया, जार मतलब बुखार होता है ना, और जार भे गया तो बुखार लग गया। झाड़ फूक खातिर ओझा हकवल गेल, मतलब ओझा बुलाया गया, पहले तो ओझा ही बुलाया था। झाड़ फूक भेल मैंने बुखार घटल नहीं, मतलब मगना का जो बेटा था उसका बुखार घटा नहीं। मगन गेला मंदिर बाबा ठिन, मगना कहाँ चला गया, मंदिर के बाबा। बाबा 4 अगरबत्ती फूल आने कहला, बाबा जो मंदिर का बाबा बोला कि तुम कल चावल लेकर आना, अगरबत्ती लेकर आना, और फूल भी लेकर आना। ये सब चीज लेकर के मगना गया बाबा के पास दूसरा दिन। मगन एक एक करके सब जुटवल, मतलब सब जमा किया, बाबा पूजा करे लगा, और सब जुटाया, बाबा के पास गया, और बाबा उसका फिर क्या करने लगा, पूजा करने लगा, ठीक है ना, पूजा करने लगा। अब देखिए पूजा में क्या हो रहा है। पूजा करे के बाद कहल जाई फूलटा गिदरवे के मुड़े छुआए देवे, और एक तनी भोग खा देवे। भोग भी दिया, मतलब प्रसाद दिया, बोला कि फूल लेते जाओ, तुम्हारा जो बेटा बीमार है उसके
मुंह में सटा देना और ये भोग प्रसाद को खिला देना। माए कृपा तोर छुआ कुछ ना हो तो एकदम बेस भाई, तो कि माए का कृपा होगा कि तुम्हारा छुआ कुछ नहीं होगा, एकदम बेस हो जाएगा। मगना मंदिर से घर आव हला कि कांदा काठा सुन पायल, कि आ ही रहा था कि रास्ते में ही कान्ना गगाना घर से सुनाई दिया। कूद के घर जाके देखल तो छुआ शेष, मतलब छुआ मर गया था। मगना घरे शोके के लहर, मतलब मगना के घर पर शोक का लहर था। मैंने के मंदिर एक बाबा चले लगल दिमागी चाल, अब मंदिर का बाबा के मन में दिमागी चाल चलने लगा। मगना घरे जाके दुख प्रकट करल, फिर गर्ज लगल। मगना के घर गया और अपना दिमाग का जो चक्र चलाया और दुख प्रकट किया और फिर गर्ज लगा, चिल्लाने लगा। एगो खड़ी आन और तनी सरसा, खड़ी जलाने वाला होता है, खरी खरी बोलते हैं उसको, यहाँ खड़ी लिखा हुआ खरी होता है। देखिएगा कि गांव में बरसात के समय खरी जलाया जाता है, सांप ऊप को भगाने के लिए, और पूजा वूजा होता है उस टाइम भी खरी जलाया जाता है। तो खरी लान और तनी सरसों लान, ये कौन बोल रहा है? बाबा बोल रहा है। बाग माटी ऊपर कुछ लिखल, बाबा जो है माटी के ऊपर कुछ लिखे और उठा के ऊपर बेसार फेंक, मतलब ऊपर फेंका। मगन तोर गिदर टा बुखार मोरल हो, बुखार नहीं मोरल हो, कि तुम्हारा मगना बोल रहा है, मगन तुम्हारा जो बेटा है बुखार से नहीं मोरा है, डाइन एकर करेजवा काट के खा गेल हो, कि डाइन इसका करेजा को काट के खा गई है। के लगे बाबा ये बात बोलने लगा कौन? मगन की कौन लगता है बाबा, कौन साली डाइन ऐसन कर ली, कौन साली गांव में डाइन जो है इस तरह का मेरा बेटा करेजा काढ़े खाए, तानी बताओ। मगना के पेटे अघन उबले लगा, मतलब मगना के मन में पेट में गुस्सा होने लगा, अंदर से गुस्सा होने लगा कि कौन है बताइए हमको नाम, है ना। देख रहे हैं किस तरह का कहानी है, कितना कितना इमोशनल कहानी है। और ये सब गांव में पहले होता था, बहुत सारे गांव में अभी भी होता है ये, है ना, ओझा गुनी वाला, डाइन डुकाइन वाला। अब तो धीरे धीरे खत्म होने लगा, पहले बहुत होता था। कि बताइए कौन है गांव में कि मेरा बेटा का कर्जा काढ़ खा गए। चटिया भोरतो सै दिन बोड़ सो के पूछबी नाम टा जाने बे पारबे, कह के बाबा चल गए। अब बताया कि बड़ा जो सोखा है, जो जिस दिन वो भरेगा, भगत जो होता है भरता है गांव में, है ना, किसी किसी दिन वो भरता है, जिस दिन भरेगा वो बहुत सारा चीज अलबल बोलेगा। तो बोल रहा है कि जिस दिन बड़का सोखा जिस दिन भरेगा उस दिन जाना और उस दिन वो नाम बता देगा तुमको। और एक बात कह के बाबा वहां से चला गया। भोग चढ़ावे के मगन बाबा बात माइन चठिया भोर के दिन सोखा ठिन गेले। भोग चढ़ाए के मतलब प्रसाद चढ़ा के, है ना, जिस दिन बड़ सोखा भरने लगा उस दिन उसके पास गया और सिखवल सोखा नाम धरल भीमक माय के। और सोखा को पहले से बाबा सिखा दिए थे कि तुमको किसका नाम लेना है, लिखा हुआ है सिखवल सोखा। सोखा जो भर रहा था उसको सिखा दिया था कि तुमको किसका नाम लेना है, और वो नाम ले लिया भीमक माय के। क्यों? कि भीमा के माय के साथ और मगना के बहू के साथ लड़ाई हुआ था, उसका बेगनबारी में भीमा का बकरी चला गया था, इसलिए तो नाम ले लिया। आर की मुरारिक बांसी बज गए। अब क्या? अब मुरारिक बांसुरी बज गया था, मतलब बोल दिया था, नाम बक दिया था। गोटे गाँवे मुरारिक बांसी बज गया, मतलब मुरारिक बांसी बज गया मतलब पूरा गांव में हल्ला हो गया। मुरारिक बांसी बज जाना मतलब पूरा गांव में हल्ला हो जाना। चाल बाजे चाल चले लगल, चाल मतलब जो चालबाज था बाबा वो अपना चाल चलने लगा। पंचायते विचार भीमा माय के डायकिन साबित कर गए। अब पंचायत बैठा, यही तो चाल था बाबा का। और गांव में क्या हुआ, पंचायत बैठा और भीमक माय के डाकिन साबित कर दिया गया। बाहर गांव के विचार भीमक द्वारे भीड़ जमल, भीमा के दरवाजा पर सब लोग जमा हो गया, गांव के लोग सभी कहे लगल थी भीमक माय डाइन लगे, भीमक माय डाइन लगे, एकरा माया मैला पियाओ होतो, कि इसको मैला पिलाना होगा। मैला मतलब गोबर, है ना, कीचड़, और तो जो लेटिंग पे खाना है लोगों का, मैला उसी को बोलते हैं, कि उसको पिलाना होगा। पहले गांव में इस तरह का बहुत चीज होता था, मुंह में कालिख पोत दिया जाता था, चप्पल जूता पहना दिया जाता था, है ना। तो ये सब बहुत गलत है, लेकिन कहानी देखिए कितना इमोशनल है और खोटा कितना अच्छा कहानी लिखता है। तो बोल रहा है कि भीमा माय डाकिन लगे, उसको मैला पियाओ मतलब गुह खिलाओ, गोबर खिलाओ, और बहराओ साली, उसको बाहर निकालो साली को, है ना। इस तरह का बात वहाँ पे लोग जो भीड़ जमा था वो बोलने लगा। भीमा माय हाय काठ, मतलब भीमा माय ये सब सुन करके घर के अंदर हाय काठ हो गई बेचारी, उसको कुछ समझ में नहीं आने लगा, मतलब काठ के साथ सूख गई।
हाई काट मतलब घर के भीतर ढुकली और केवाड़ी बंद कर देली। घर के अंदर घुसी और अपना दरवाजा बंद कर ली। कौन? भीमा माँ। भीमा बाप जो है हाथ जोड़े लगल। भीमा बाप जो है गांव का जो लोग घर के सामने जमा हुआ था उसके सामने हाथ जोड़ने लगा, विनती करने लगा। मेंतुक निठुर दल भीमा के बाप पे धकली गिराए दिला। मतलब निठुर लोग जो था, मतलब जिसके आंख का पानी गिर गया था, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब चीज़ गलत है, उन लोग भीमा के बाप को हाथ जोड़ रहा। भीमा के बाप जो हाथ जोड़ रहा था उसको भी कुछ नहीं सुना, धक्का दिया, गिरा दिया और कवाड़ तोड़ गया। और भीमा का जो दरवाजा था, घर का दरवाजा, उसको तोड़ दिया। सभी ने देख ले भीमा के माए फांसी लगा के अपन जान दे दिले। अब जब दरवाजा तोड़ के देखा तो भीमा के माए जो है फांसी लगा करके अपना जान दे दी थी। खबर पाए के भीमा गांव आया। अब जब ये बात सुना भीमा तो अपना गांव आया। ठीक है, गांव आया, माए के केर क्रियाक्रम कर के बापे खाते कुछ टाका दिला। माँ का, अब जो माँ मर गई थी उसका क्रियाक्रम किया, बाप के हाथ में कुछ पैसा दिया। जाए के समय बाप के कहा ठीक से रहबे बाप, रहबे, हमें अब गांव घूरना है। अब सही बात है, इस तरह का किसी का माँ के साथ हो जाएगा तो गांव, उस गांव से उसको मोहब्बत होगा, प्यार होगा? नहीं। तो बाप को कुछ पैसा दिया, बोला कि ठीक से रहना बाबा, अब हम गांव नहीं आएंगे। कितना इमोशनल बात है कि अब हम गांव घूम कर नहीं आएंगे। अपना बाप को छोड़ दे रहा है, गांव को छोड़ दे रहा है। जे माटी हमार माय के अपन जान देवे भेले, जिस जे माटी हमार माय के अपन जान देवे भेले, कि मतलब जो माटी मेरा माँ का जान ले लिया बिना दोषे, बिना दोष का, माटी प्रतिकार करब। हम उस माटी को क्या करेंगे? प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे। जो गांव, कहने माटी कहने मतलब गांव, जो गांव मेरे माँ को बिना दोष को जान ले लिया, उस गांव का हम प्रतिकार करेंगे, मतलब विरोध करेंगे, और इस गांव में कभी नहीं आएंगे। इतना कही के नेहर करल और चल गेल गाँव के गली, आँखी के लोर टिपकाए टिपकाए। और इतना कह करके गांव के गली से अपना लोर गिरा गिरा करके, मतलब रोते रोते चल लगा। दुष्ट लोग हंसे लगल, मतलब जो बदमाश लोग था, दुष्ट लोग था, वो हंसे लगा, कहे लगल साला नौआ, क्योंकि जात के वो नौआ था, साला नौआ बड़ी बाढ़ हल है, मतलब बहुत तेज बन रहा था, है ना। वहाँ देखा था ना कि पैसा कमा रहा है, आगे बढ़ रहा है, तेज बन रहा है, तेज हो गया है, तो उन लोग को जलन होने लगा था। बोला साला नौआ बड़ी तेज बन रहा था, है करके हंसने लगा। एकर परिणाम, अब देखिए, ये था फ्लैशबैक में चल रहा था, ये पीछे हो चुका है। और ये कहानी सुना रहा है कौन? ये कहानी सुना रहा है गांव का जो एक व्यक्ति है। पीछे हम लोग पढ़े थे, कौन? गांव का जो व्यक्ति था निरुदा। निरुदा ये कहानी सुना रहा है कहाँ पे? तो पलटू के दुकान पर सुना रहा है कहानी। किसको? तो लेखक को और उसके भतीजा को। तो एकर परिणाम 10 बच्चा थी, ये भी याद रखिएगा। कितना साल के बाद? 10 बच्चर बादे देखाए लगल। 10 बच्चर बाद ई क्षेत्रे डकैती, लूट मार काट, आंधी ऐसन उठल की आर थमल न। कि देखिए 10 साल के बाद इस गांव में लूट मार होने लगा, डकैती होने लगा, मार काट होने लगा। मार काट जैसा आंधी, मतलब इस तरह का चीज होने लगा, और अभी तक हो ही रहा है, थमा नहीं है। पांडे बाबा के दामाद, जो अभी जो कहानी की शुरुआत में लोग पढ़े थे कि पांडे बाबा के दामाद जिसको नस्लेट लोग मार दिया था, पांडे बाबा के दामाद का हत्या घटना ओकरे एगो हिस्सा है। कि गांव में जो लूट मार काट जो हो रहा है, वही एक हिस्सा है पांडे बाबा के दामाद का हत्या। के जाने और कते दिन चलते ये आंधी, की जो ये आंधी चल रहा है लूट मार वाला, क्या पता कितना दिन चलेगा। कते दिन गहुमे संग घून पिसैते और उग्रवादी आगे कते निर्दोष मोर हथिन। कि क्या पता कि ये जो आंधी चल रहा है, ये जो हत्याकांड लूट मार जो चल रहा है, ये कितना दिन चलेगा, और गेहूं के साथ घून कितना दिन तक पिसाएगा। जैसे गलती किया है कौन? राय बाबू, जो गांव का लोग है ना, लेकिन गांव का जो बाबा है और उसका जो दामाद मरा है, गांव का बाबा गेहूं हो गया और गेहूं के साथ घून पिसा रहा है, उसका दामाद मर गया है। तो घून पिसा, तो वही बोलो कितना दिन तक ये लूट मार चलेगा और कितना दिन तक गेहूं के साथ घून पिसाएगा। देश के विकास रोकाए जा है, कि इस तरह का चीज जब होता है, लूट मार है, निर्दोष लोग जब मरता है ना, निर्दोष मोरा है, देश के विकास रुक जा है। मेंतु एकर में उग्रवादी करेक दोष न है, उग्रवादी करेक्ट दोष नहीं, इस लेकिन इस तरह का
उग्रवादी को दोष नहीं, उग्रवादी के जन्म देवे वाला रूढ़ी समाज, पुलिस और प्रशासनिक बेसी है, कि इसमें उग्रवादी का कोई दोष नहीं है। दोष है उग्रवादी के जन्म देने वाला का। कौन? रूढ़ी समाज, पुलिस और प्रशासन के बेसी है। रूढ़ी समाज का दोष है, पुलिस प्रशासन का दोष बेसी है। सबले बेसी ऊपर वाला दोषी। ऊपर वाला दोषी भगवान को नहीं बोला जाता, संचालक और शासक नेता का, कि जो इसका संचालक है, जो नेता लोग है, उसका ज़्यादा दोष है। अनपढ़ बाहुबली नेता माने उग्रवादी जन्म जाता। अनपढ़ बाहुबली नेता जो है, बाहुबली मतलब ताकतवर नेता लोग जो है, वही सब उग्रवादी को जन्म देता है, और वही लोग दोषी है देश के विकास के रोके में। निरुदा का हल, कहानी निरुदा ही सुना रहा था। देखिए निरुदा का हल, एरे नुनू छुटवा लागे वह भीमा बाप। एरे नुनू, नुनू कहने का मतलब है लेखक का भतीजा जो बोल रहा था, है ना, जिसको कहानी सुना रहा है। एरे नुनू छुटवा लागे वह भीमा बाप, कि ये जो छुटवा जो गया है ना डांड में हसुआ खोस करके, वही है भीमा बाप। बेचारा अपन माटी खटे है और पेट भरे, कि अपना मिट्टी में खटता है खेत में और अपना पेट भरता है। अनपढ़ करे वाला, पात्रा विचार करे वाला, दूसरे के भाग्य विचार करे वाला, मतलब दूसरे को भाग्य का विचार करने, दूसरे के किस्मत के बारे में विचार करने वाला। धन अर्जे वाला मतलब जमा करने वाला। खातिर स्वार्थी भय के ढोंग करे हथिन और ठाके हथिन, और हमीन विश्वास कर ही है अंधविश्वास से कहल गेल है। कि उन लोग जो अनपढ़ रखना चाहता है गांव को, धन जमा करना चाहता है, स्वार्थी लोग जो है ना, ढोंगी लोग जो है, ठगता है जो लोग, हम लोग उसी पर विश्वास करते हैं, कर है और अंधविश्वास से, और अंधविश्वास पर भरोसा कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है काना पत्यारे सभिन भेल काना, कि काना पत्यारे, इसीलिए बोला गया है काना पत्यारे सभिन भेल काना। कहने का मतलब है काना पत्यार मतलब होता है अंधविश्वास, कि अंधविश्वास का आगे सब लोग अंधा हो गया है। तो ये जो कहानी था अंधविश्वास के ही ऊपर था, और वही बोला जा रहा है कि अंधविश्वास के ऊपर सब लोग क्या हो गया है, अंधा हो गया है। तो ये भीमा कहानी था, और इतना अच्छा कहानी था, कितना अच्छा कहानी, एक इमोशनल है ना, सब चीज़ था इसमें, शिक्षा के बारे में, अंधविश्वास के बारे में। कभी खुशी हुआ जब भीमा नौकरी करने लगा, घर बनाने लगा, लेकिन दुख का भी समय आया कि जब गांव के लोग उसको बर्बाद करने लगा, नीचा करने लगा है। तो ये था कहानी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी, ऑनलाइनर क्वेश्चन भी देखेंगे, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।